बस क्लास अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। सर प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट आइटम्स को देखा था कि एक हमारे पास हैं मॉनेटरी आइटम्स, और एक हमारे पास हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स में तो आपने पढ़ लिया था कि अगर मॉनेटरी आइटम्स फॉरेन करेंसी में हैं तो आपने इनको क्या करना है जनाब, रीमेजर फॉर फॉरेन करेंसी चेंजेस एट एवरी रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दें कि जो चेंजेस हैं या will always be taken to P&L अनकंडीशनल। इसका गेन और लॉस कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। मॉनेटरी आइटम्स हैं क्या है? 6 बताए थे मैंने, 3 बताए थे सर। कौन से? वो रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, वो पेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, और सर हमारे पास कैश इटसेल्फ। ऐसा तो मिसाल के तौर पर नाम भूल गया यानी मेरी जेब से भी बांग्लादेशी टके निकल आए, तो ये मेरे लिए मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम? मॉनेटरी आइटम है। बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट बैंक का, मॉनेटरी आइटम। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैंक से, सर ऐसी लायबिलिटी जिसको अल्टीमेटली हमने शेयर इशू करके सेटल करना है, नॉन मॉनेटरी। ये अल्लाह का शुक्र है याद है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम है 2 टाइप के, ये मैंने बताया था सर। एक नॉन मॉनेटरी आइटम क्या था जनाब, जिसमें फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड इन लोकल करेंसी, ठीक है जी। तो इसको आप क्या करोगे ना, पहले हम इसको लिख देते ना, एट कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और फिर हमारे पास ये कैरीड एट अच्छा, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होगी प्यारे भाई, उसको आपने क्या करना है, नो सब्सीक्वेंट ला माफ करे, फॉर अच्छा, इसका क्या होगा सर? इसमें 2 क्लासेस बनेंगी। कौन सी सर? एक मेरे पास है जनाब फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड, ये नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड इन लोकल करेंसी। तो क्या लिखूं सर इसका? नो सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट फॉर एक्सचेंजेस। ऐसा प्रॉपर्टी के लाले लगे हुए। फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड इन फॉरेन करेंसी। अब यहां पर है प्रॉब्लम, इसमें आप क्या करोगे? अब बताएं इसमें क्या करेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ सीखनी है, गौर सुनना दोस्त। मुझे एक बात बताएं, मैंने अच्छे तरीके से एक चीज़ समझना। छोटा सा केस मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पूरी चीज़ों का ना आइडिया हो जाए। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताया, मैंने ना एक आईपी खरीदी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, और ये मैंने खरीदी से 900 या से $600 में। कितने में? $600 में। 600 मिलियन आप अज्यूम करें, ठीक है। ये मैंने खरीदी है कहाँ पर जी? ये मैंने खरीदी है से यूएसए में, ठीक है जी।
मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बना रहा हूं, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है कहां पर? यूएसए में खरीदी है। ठीक है सर, जब मैंने खरीदी ना 1 जनवरी को, जो कि मेरी एक्विजिशन डेट थी, उस दिन मेरे पास सर डॉलर टू रुपी पैरिटी थी 250 की। कितने की? 250 की। सर 31 दिसंबर आया, जो कि मेरा ईयर एंड है, मेरे पास सर डॉलर और रुपये की पैरिटी हो गई 270, और मेरे पास जो आईपी की फेयर वैल्यू है वो बढ़ के 710 या से 740 यूएस डॉलर्स हो गई। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो चेंज आया आईपी के अंदर, आप अगर चेक करें तो ये 2 चीज़ों का चेंज है। इसमें फेयर वैल्यू का चेंज अलग है और एक्सचेंज गेन और लॉस अलग है। तो क्या करें सर, इसको किस तरह हम लेके चलें? गौर सुनना। पहले तो एक काम करें, आईपी को रिकॉर्ड कर लें। किस रेट पे? ईयर 0। मैंने आईपी को रिकॉर्ड किया होगा, आईपी डेबिट कितने से? $600 इंटू 250, कितना? 1 लाख। सही कह रहे हैं बच्चा? अच्छा, और स्टैंड कहता है ये मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको फेयर वैल्यू पे कैरी करना है और फेयर वैल्यू उसकी डॉलर्स में। तो इसका मतलब है आपको बार बार फेयर वैल्यू से ये डॉलर से वास्ता पड़ेगा। तो सर अगर बार बार डॉलर से वास्ता पड़ेगा तो जब मैं ईयर एंड के ऊपर आता हूं, गौर से सुनना, एट ईयर एंड मेरी ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू $600 और $1 कितने का? 250। कितने आते हैं जी? ये आ जाता है जी 1,50,000। साल के एंड पे क्या वैल्यू है? ईयर एंड ये वैल्यू हो गई 740 और $1 कितने का हो गया? 270। कितना? 19। अब बताओ टोटल चेंज कितने का है? 49,800। ये टोटल इंक्रीज है प्रॉपर्टी की वैल्यू में जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैल्यू सही है ना? बस चलो, अब मुझे एक बात बताएं, अगर 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 मैं आपसे कहूं कि ये जो 49,800 है, इसमें 2 चीज़ों का चेंज है। आसान भाषा में कहूं, पुराने डॉलर्स महंगे हो गए और नए डॉलर्स भी आए। पुराने डॉलर्स महंगे हो गए और नए डॉलर्स भी आए। पुराने डॉलर्स हैं कितने? पुराने डॉलर्स कितने? 600। ये महंगे हो गए। कितने महंगे हो गए? 250 से 270 पे आ गए। तो कितने रुपए महंगे हुए? 20। तो मैं कह रहा हूं जी ये तो 20 अगर निकाल लो तो कितना आता? 12,000। इस 12,000 को मैं नाम दे रहा हूं एक्सचेंज गेन। और नए डॉलर कितने हैं? ये नए डॉलर कब आए? अब ये मेरी अजम्पशन है कि ये आखिरी दिन ऐड हुए और मेरे पास गुजारा नहीं है कोई। अजम्पशन है क्या कि ये जो $140 हैं, जो 600 से कहाँ है सर? 740 में है। ये जो इंक्रीज हुआ है डॉलर्स में, ये कब आया? ये साल के एंड पे है। और जब ये साल के एंड पे आया है, अभी अभी पैदा हुए हैं, तो इनका रेट भी कौन सा होना चाहिए? नया वाला। कितना जी? कितना आता है? 37,800। ये कौन सा गेन है? फेयर वैल्यू गेन। ऐसा? अब मेरा एक सवाल है, ये फेयर वैल्यू गेन हमें IAS 40 कहता है, क्या आप इसको पीएनएल में डाल दो? कौन कहता है? फेयर वैल्यू का गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के हिसाब से जाता है सर पीएनएल में। एक्सचेंज गेन का क्या करें? IAS 21 कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम पे अव्वल तो एक्सचेंज गेन और लॉस आता ही नहीं है, और अगर इस चक्कर में आ गया तो इसको वहीं ले जाओ जहां इसका फेयर वैल्यू गेन जा रहा है। इसको वहीं ले जाओ। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन कहां जा रहा है जी? पीएनएल में। तो एक्सचेंज गेन भी क्यों कहां जाएगा?
पीएनएल में IAS 21 कह रहा है कि जहां इसका फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है वहीं इसका क्या क्या डाल दो, वहीं इसका जो है वो एक्सचेंज गेन डाल दो। फिर एक सवाल उठता है, जब दोनों गेनों को एक ही जगह जाना था तो आपने अलग अलग निकाला ही क्यों हैं? हाँ सर, अलग अलग कोई नहीं निकालता इसको, अलग अलग कीड़ा। अब आपसे कहा जाए कि जी आप इसको बाइफरकेट करें, तो आपको क्या करना है? बाइफरकेट करना है, अदरवाइज इन दोनों गेन्स का अल्टीमेट पोजीशन क्या है जी? पीएनएल है। ठीक है जी। अब मेरा सवाल है, व्हाट इफ के पीपी होता तो उसके फेयर वैल्यू गेन कहां जाता? ओसीआई में। तो एक्सचेंज गेन भी कहां जाता? ओसीआई में जाता। इसका मतलब है नॉन मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर अव्वल तो एक्सचेंज गेन आना नहीं चाहिए। अच्छा, मजबूरी बन गई क्योंकि हम उसकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन कर रहे हैं, तो जहां उसका फेयर वैल्यू गेन जाएगा वहीं उसका एक्सचेंज गेन भी जाएगा, ऐसा। तो अब बताओ, हम इसको अगर लिखें यहां पर, ठीक है जी, अच्छा मेरा सवाल है, मॉनेटरी आइटम को हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर करना है फॉरेन करेंसी के लिए, नॉन मॉनेटरी आइटम को, नॉन मॉनेटरी आइटम को सर जब उसका फेयर वैल्यू गेन निकालोगे तभी उसका एक्सचेंज गेन निकालना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर होती है, लेकिन पीपी नहीं होती। पीपी 2-3 साल बाद रीमेजर होता है, तो 2-3 साल बाद उसका गेन निकलेगा, तब आपने लेके जाना है। ठीक है जी। अब बताएं जी, मॉनेटरी आइटम्स अगर उन पे फॉरेन करेंसी का सर गेन और लॉस आता है, एक तो कैलकुलेट हर रिपोर्टिंग डेट पे होगा और सर वो जाएगा पीएनएल में। नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे जब भी फेयर वैल्यू का इंपैक्ट आप सर कैलकुलेट करोगे, उसको अकाउंट फॉर करोगे, आप एक्सचेंज गेन और लॉस भी निकालोगे अगर उसकी फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही है? फॉरेन करेंसी में। तो सर जब डिटरमिन होगी तभी एक्सचेंज गेन डिटरमिन होगा, और जहां फेयर वैल्यू का गेन जाएगा वहीं एक्सचेंज गेन भी जाएगा, ऐसा है। अब इसको पूरा नोट कर लो, शाबाश। कहां से करना है? छत से? ये तो कर लिया था ना कल। कौन सी? नहीं, मुझे अभी तुम्हारी हसन आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, देखो पाकिस्तान के बाहर मेरा एक वो है, ब्रांच है मेरी, ठीक है ना। पाकिस्तान के बाहर, मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ, एक ब्रांच मेरी पाकिस्तान के बाहर है। उधर मैंने कोई एसेट खरीद लिया, उधर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अच्छा, मैं रिपोर्ट तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करूँगा ना, तो उसके लिए फिर मुझे ये सारी ट्रीटमेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अब रेंटल में भी हम अभी एक सवाल करेंगे जिसमें फेयर वैल्यू भी आ रही होगी, रेंटल भी आ रहा होगा। तो रेंटल का भी वही हिसाब, मॉनेटरी आइटम है रेंट रिसीवेबल, एडवांस में रेंट आ जाए तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। याद रखो मेरे बच्चों, आपने फॉरेन करेंसी गेन और लॉस मॉनेटरी आइटम पे हर रिपोर्टिंग डेट पे कैलकुलेट करना है, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम पे फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस हर रिपोर्टिंग डेट पे कैलकुलेट नहीं करना। वो जब जब रीवैल्यू होगा तब तब आपने करना है, ठीक है जी। अभी एनआरवी लॉस भी हम देखेंगे। अभी हम 4 केसेस देखेंगे। इन्वेंट्री परचेज्ड from foreign purchase in foreign currency, sold in local currency, inventory purchased in foreign currency, sold in foreign currency, PP purchased in foreign currency, और उससे जो कैश फ्लोज निकलेंगे वैल्यू न्यूज़ के लिए वो भी फॉरेन करेंसी में निकल रहे हैं। अब इसी चैप्टर में पढ़ना है हमने।
कोशिश करेंगे, नहीं तो चलाते हैं इसको। आप किताब देखो, उसने बड़ी ज़बरदस्त काम किया। उसने किताब में बड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दी है। एसेट खरीदा, ये एंट्री पास हुई, एसेट बेचा, ये एंट्री पास हुई। उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है ना, वो अच्छी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें पूरे नहीं हो रहे। व्हाट ए फेयर वैल्यू में लॉस और एक्सचेंज में गेन आ जाए तो क्या करेंगे? दोनों को नेट करना और नेट का ट्रीटमेंट एक साथ कर देना, ठीक है। बढ़े हम आगे। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, हमने ख़रीदी 1 जनवरी को, गौर सुनना, हमने 1 जनवरी को $100 का एडवांस दिया एक आईपी को ख़रीदने का। कितने का? $100 का, ठीक है जी, एडवांस। हमने 31 मार्च को $200 मज़ीद दिए और हमें ये प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई या हैंड ओवर हो गई, ठीक है जी। और फिर हमने सर 12 जुलाई को हमने रिमेनिंग पेमेंट की $150 की। एडअप करो इनको, ये टोटल कॉस्ट है आईपी की, ये आईपी की टोटल कॉस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, हमने इसको 1 अक्टूबर को रेंट पे दे दिया और रेंट हमने रिसीव किया सर $200 या से 240 नहीं, 240 भी नहीं करूँ, $252 पर ईयर का रेंट एडवांस में ले लिया, ठीक है जी। अब हमने किए कितने काम? पहले एडवांस दिया, फिर हमने $200 और लिए, आईपी ले ली, फिर उसके बाद $150 बाकी थे, वो कुछ टाइम बाद हमने दिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कि अच्छा, हमारे पास जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं वो 30 जून है, हाफ ईयर रिपोर्टिंग डेट, और हमारे पास 31 दिसंबर है, ठीक है जी। अच्छा, हम जो है ना वो आईपी को रीमेजर करते हैं ओनली एट ईयर एंड, और हमारी आईपी की वैल्यू जो है ना वो $520 हो गई है। कब? एट 31 दिसंबर, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं जी करेंसी के रेट्स, एक टेबल बना दें इसके लिए, डेट और रेट। रेट क्या है जी? रुपी ओवर $। डेट में क्या जी? 1 जनवरी, 31 मार्च, 30 जून और 12 जुलाई, 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर। सर 70 रुपये का $1, 72 रुपीज़ का $1, सर मेरे पास 75 रुपीज़ का $1, 76 रुपीज़ का $1, 80 रुपये का $1, 87 रुपीज़ का $1, और हमारे पास पूरे साल का एवरेज रेट फुल ईयर ये जनाब 74, और हमारे पास एवरेज, और जो सुनना, फुल ईयर के अलावा अक्टूबर टू दिसंबर 77। शाबाश, ये सवाल की जनरल एंट्रीज बना के दे दो, और ये आपके सामने एक 10 नंबर का सवाल है। शाबाश।
अच्छा, अगर ये आपसे सही हो गया ना 100%, तो इसका मतलब ये प्यारे भाई आपने आई कैप का एक सीए फाइनल का क्वेश्चन ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अभी मैं, हाँ, जो मैंने ये सवाल लिखा है ना, इसमें रत्ती बराबर चेंज भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको सीए फाइनल का क्वेश्चन दिखा देता हूँ ये करवाने के बाद। सर मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मैंने एडवांस पे किया है 1 जनवरी को, एडवांस पे किया है। तो जब मैंने एडवांस पे किया होगा, मैंने एंट्री पास की होगी सर एडवांस टू प्रोवाइडर ऑफ क्या कहते हैं, आईपी डेबिट। ठीक है जी, तो मैं सिर्फ एडवांस का वर्ड यूज़ कर लूँ, कितना 100 इंटू 70 ना, कितना, और मेरे पास से कैश चला गया कितने का भैया, 7,000 का। डन हो गया। अच्छा, 1 जनवरी के बाद जब मैं पहुंचा सर किस तारीख को, अब इस दिन मुझे आईपी हैंड ओवर हुई है, तो मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। ठीक है जी, एडवांस डेबिट ना, सॉरी, कैश क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट और, तो सर मेरे पास सबसे पहले कैश कितने से, सर $200 हैं, और रेट क्या जी, 72, $200 एंड 72 का रेट, ऐसा। एडवांस सर वो एज इट इज आपने ऊपर से नीचे ले आना है सर, कितना, 7,000, और पेबल भी है कितने का, इनटू सेम 72, कितना, 10,000। अब बताएं, आईपी मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर होगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, कितना, 32,000। अगर मैं आपसे एक टेक्निकल कैलकुलेशन करवाऊं और मैं आपको ये कहूं कि जो 32,000 रुपए में आपको प्रॉपर्टी पड़ी है, आपको कितने डॉलर्स में पड़ी है, एवरेज रेट निकाल सकते हो, $71 ये $1 का एवरेज रेट है जिस पे आपको प्रॉपर्टी पड़ी है, ऐसा। यही दोस्त, आगे बढ़े दोस्त। 31 मार्च के बाद हम कब आते हैं, 30 जून को। 30 जून को आपने अपनी लायबिलिटी, जो पेबल है लायबिलिटी जो है वो आपकी मॉनेटरी आइटम है, इसको आपने रीमेजर करना है। तो ये लायबिलिटी 72 से किस पे जा रही है, सर ये जा रही है 75 पे। क्या करूं सर, मैं इसको रीमेजर करूं, तो मैं एक काम कर रहा हूं सर, एक्सचेंज लॉस बुक कर रहा हूं। ये कहां जा रहा है जी, ये पीएनएल में जा रहा है, क्योंकि आईपी का गेन और लॉस पीएनएल में जाता है, क्योंकि आईपी का गेन ऑन जानती हो, ये पेबल पे एक्सचेंज लॉस है, ये मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज लॉस है, तो ये कहां जाएगा, ये अनकंडीशनली पीएनएल में जाएगा, कितना, मल्टीप्लाई बाय, अब एक बात बताओ, इसके बाद 12 जुलाई को हमने क्या करना है, इसको सेटल करना है। चाहो उसको रीवैल्यू करके सेटल कर दो या ऐसे ही उड़ा दो। पेबल डेबिट, पेबल था 10,800 प्लस कितना, मेरे पास से सर कैश गया है कितने का, सर मैंने $150 सेटल किए हैं 76 में, ऐसा 11,000। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके अलावा एक्सचेंज कितने का, बैलेंसिंग फिगर कितना, और ऐसे भी निकाल सकते थे आप 150 ₹1, ऐसा। खलास, पक्का जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद एडवांस तो मर गया ना। अच्छा, अब जो वो रिसीव किया हमने, अब बताएं जी, हमने 1 अक्टूबर को क्या किया, रेंट रिसीव किया, तो कैश डेबिट
कितने से 256 मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर का रेट 80 रुपये, 20,160। और मेरे प्यारे बच्चों, सर मेरे पास एडवांस रेंट 20,000, अनअर्न्ड रेंट भी आप इसको कह सकते थे। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, हम भागते दौड़ते पहुंचे कब, कहां? 31 दिसंबर। अब इस अनअर्न्ड को हम रीमेजर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी रीमेजर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम करेंगे ये कि इस 20,160 रुपये का जो टोटल साल का रेंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, ताकि हमारे पास मंथली रेंट आ जाए। कितना? थोड़ा लंबी कर रहा हूं मैं, क्या रहा? 1680। 3 महीने से मल्टीप्लाई करें, अक्टूबर, नवंबर और कितना आ रही? 5,000। तो बताएं मैं इसकी क्या एंट्री पास करूं? एडवांस रेंट डेबिट या अनअर्न्ड रेंट डेबिट? और $5,040, ऐसा? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछने जा रहा हूं। मुझे बताएं, मेरे पास अब रीवैल्यूएशन ऑफ आईपी, मुझे बताएं मैंने आईपी खरीदी है $450 में, और इसका एवरेज रेट पता नहीं क्या बन रहा था, लेकिन मैंने वैल्यू पर निकाली थी 32,200। एवरेज रेट मैंने कैलकुलेट किया 71.56। अब ये काम आपको पेपर में नहीं करना है, अनलेस कि आपसे एग्जामिनर कहेगा ये काम करो, आपको काम नहीं करना है। मुझे बताएं, ये मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग कितना जी? 500, 530, 40, $520, $20 में ना आवाज, इनटू 87 सर, माशाल्लाह जी, ठीक ठाक इनकम आ रही है। कितनी? 45,000। अब आप चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और डायरेक्ट ले जाओ पीएनएल में, और चाहो तो इसके दो हिस्से बना दो। ये गैप है कितने का? 13,040। अब इसके हम दो हिस्से बना देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास ओल्ड US डॉलर्स कितने जी? 450, और 450 का डॉलर 87 का हो गया $450, जो कि पहले 71.56 था। तो निकाल लें सर एक्सचेंज गेन कितना? 50। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, न्यू डॉलर्स कितने? न्यू डॉलर्स सर 520 माइनस 450, न्यू डॉलर्स आ गया जी 70, मल्टीप्लाई बाय न्यू रेट कितना आ रही है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ आ रही है? 6090। पक्का जी? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इन दोनों की जर्नल एंट्री क्या पास करूं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 13,040, ठीक है जी। एक्सचेंज गेन पीएनएल में कितना? अच्छा, ये याद रखना, ये वाला एक्सचेंज गेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वाला एक्सचेंज गेन फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। ये वाला एक्सचेंज गेन फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। ये वाला एक्सचेंज गेन सीधा सीधा जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन के अंदर, ठीक है। नॉन मॉनेटरी वालों में ये सीन नहीं है, ठीक है जी। अब बताएं बाकी क्या है मेरे पास? कितना? 60। अब जब तुम आईपी का नोट बना रहे होगे, उसमें ये गेन भी दिखाओगे, ये गेन भी दिखाओगे।
और ये वाला जो गेन है, ये वाला एक्सचेंज गेन, इट विल नॉट बी रिपोर्टेड अंडर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी, ये आपकी इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट होगा। इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, ये वहाँ रिपोर्ट होगा, ठीक है जी। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं पेपर में भी नहीं करना, अनलेस के एग्जामिनर कहेगा ये काम करके दो, फिर आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंसिंग फिगर ली है, ठीक है ना। है नोट में भी एक साथ डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, इसको बाइफरकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड इनकरेज भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। शाबाश जी, बड़े हमारे दोस्त आए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाली बात रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा आपके पास ये जो एक्सचेंज गेन आ रहा है ना, आमतौर पे एक्सचेंज गेन हमारे पास आता था पेबल्स रिसीवेबल्स के केस में, तो हम कहते थे जी हमारी ट्रांजैक्शन, ये हमारी जो है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ठीक है जी, हम उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह में जाके नेट कर देते थे। लेकिन ये जो एक्सचेंज गेन है ये नॉन मॉनेटरी आइटम का है, तो जहाँ इसका फेयर वैल्यू का गेन जा रहा है, इन लिटरल टर्म्स पीएनएल में ये वाला गेन, एक्सचेंज गेन भी वहीं जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे जी कि इस दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू गेन कितना हुआ, तो आप कहोगे जी मुझे फेयर वैल्यू गेन हुआ 13,040 रुपये का, ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज गेन, और ये पीएनएल में भी एक ही लाइन आइटम में आएगा, दो नहीं आएंगे, ठीक है जी। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए दोनों सेम है। बड़े एक स्टेप आगे, क्या हम एक स्टेप आगे बढ़े? ऐ मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं। ये लो बेटा, इसका नाम है कंगारू लिमिटेड, है ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, और जिस तरह आया हुआ पेपर में उसी तरह मैंने रिप्रोड्यूस किया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया बस, ठीक है जी। करूँ मैं इसको रीड? आप हैं? नहीं, मैं रीड कर देता हूँ उसको, नहीं तो मैं क्या करूँगा बैठ के। ये कह रहे कंगारू अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, ये कैंगरू तो नहीं है ना? कैंगरू नहीं है ये, ऐसे उसमें बीच में ये डलता है? नहीं डलता होगा, नहीं, कंफर्म करो हैं? हमें ए डला हुआ यार उसमें। मैं क्यों काटूं बेटा, जो आई कैप ने लिख के दिया वो क्यों काटूं मैं? ये आता है तो दिस इज कैंगरू लिमिटेड, यू नो, ठीक है जी। हम इतनी देर से समझते जैसे वो इंडियंस कहते हैं ना कंगारू। अच्छा जी, हाँ वो ऑस्ट्रेलियंस को कहते हैं कंगारू हिंदी में। अच्छा जी, कैंगरू लिमिटेड इज अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ईयर एंड आपको उसने बता दिया। केल परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर $2.6 मिलियन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2,600,000, नहीं, आप इसको मिलियंस में ही रहने देना, ठीक है जी। 10% एडवांस पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मई, 70% पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 जुलाई 2017, and transfer of title possession of the on transfer of the title and possession of the property, remaining amount was paid on 1 जुलाई। तो 2.6 मिलियन में 3 हिस्सों में पेमेंट हुई है, 10% एडवांस, 70% उसी वक्त जब डिलीवर हो रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट यानी 20%, ठीक है जी। 10 और 70 80 हो गया, तो 20% रह गया। तो 20% आपने कब पे किया? 1 अगस्त। अच्छा, इसके दरमियान कोई रिपोर्टिंग डेट नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जी 1 सितंबर को हमने 0.24 मिलियन का रेंट रिसीव किया पूरे साल, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जी केल यूजेस फेयर वैल्यू फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ऑन 31 दिसंबर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डिटरमिन्ड दैट द फेयर वैल्यू वुड बी $2.5 मिलियन। कम हो गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन अमेजिंग बात यह कि गेन आ रहा होगा, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी में इतनी पटाई हो गई होगी कि वहाँ का लॉस भी आपको गेन में कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, स्पॉट रेट्स का क्या मतलब है? इन दिनों पे फॉरेन करेंसी के रेट ही है, और एवरेज रेट
पूरे 2007 का इतना, जुलाई से दिसंबर का इतना, सितंबर से दिसंबर का इतना, ये पूरे सवाल में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ऐसा उसने कहा जनरल एंट्रीज बनाएं और एक्सट्रैक्ट्स बनाएं ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस अबव। ठीक है जी, एट 31 दिसंबर 2017 अकॉर्डिंग विद दी रेलेवेंट IFRS। ठीक है जी, तो सर शुरू हो जाए। कितना टाइम है हमारे पास? अच्छा बैठते हो, थोड़ा सा और पढ़ लें, है कोई मसला तो नहीं है किसी को? तो ये हो गया आपका होमवर्क, कैसा? ठीक है जी, अब आए ज़रा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अफ्तारी बनानी है, हैं? अफ्तारी बनानी है अभी से 4:30 बजे से? हाँ सही कह रहे हो। गैस कितने बजे आती है वैसे आजकल? चलो बाबा यहीं तक रखते हैं यार। अच्छा हमारी ये स्टैंडर्ड इतना रह गया कि हमने 1.5 घंटे 2 घंटे में 4 केसेस पढ़ने और हमने पीपी की रिवैल्यूशन देखनी है इसमें। ठीक है, बस 2 चीज़ें हमने देखनी है, इसके बाद ख़त्म। अच्छा ये PDF अभी ले लो। नहीं मैं इसको अभी PDF को ना उस पर भेज रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे मैं रात को डालूंगा उसको। कौन सा? हाँ रिवाइज भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।